अब मोदी ने कहा 140 करोड़ हमारा परिवार है, कौन का मोदी के घर परिवार होगा, बोला कौन का परिवार हमारा मोदी, परिवार हमारा मोदी, तो मोदी कहा हमारा। अरे भाई मोदी योगी का परिवार, योगी का परिवार सारा उत्तर प्रदेश, मोदी का परिवार सारा देश। इस एक अंडरपास से यह ट्रैफिक नहीं कंट्रोल हो पाएगी। तो माननीय मंत्री जी उस समय सांसद थे और उन्होंने वादा किया कि हम यहाँ पर डबल, एक आने के लिए और एक जाने के लिए रेलवे अंडरपास बनवाएंगे। वो 2 बार राज्य से मंत्री रह चुके हैं, तो इस बार की लड़ाई कैसी होगी? अनुभव के आधार पे या व्यक्तिगत पार्टी के आधार पे या फिर व्यक्तिगत का? जनता की सेवा के आधार पर नरेंद्र मोदी का हर सिपाही जनता की सेवा के आधार पर चुनाव लड़ रहा है, लोगों की सेवा करने के लिए लड़ रहा है। सर, इस समय जो सीए लागू हुआ है उसको लेके विपक्ष जो है भ्रामक स्थिति पैदा कर रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे? सीए से देशवासी प्रसन्न है। विपक्ष को है राष्ट्र के प्रति जो समर्पण होना चाहिए, विपक्ष के जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो स्वयं समझ लीजिए कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का आश्वासन था संविधान जब देश बंटवारा हुआ कि अगर जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, वहाँ कोई भी अगर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई सताया जाएगा तो कहाँ जाएगा? भारत जाएगा और भारत उसको लेगा। ये उस समय तय था। वही काम मोदी जी ने, अमित शाह जी ने किया है। लेकिन ममता बनर्जी अभी कल परसों की एक सभा में कह रही थी कि ये लोगों को बाहर निकालने की बीजेपी की साजिश है और लोगों को परेशान करने की बीजेपी की एक साजिश है। कतई किसी की नागरिकता पर कोई दिक्कत नहीं है। जो शरणार्थी हैं, जो बेसहारा है, उनको सहारा दिया गया है। भारतवासी जो अपनी मर्यादा, आबरू, इज्जत बचाने के लिए भारत की सीमाओं पर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई ये जो आए हैं उनको सम्मान देने की लड़ाई। यादव ने कहा है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं सिवा राम मंदिर के, जबकि हमारे पास किसान, बेरोजगारी, तमाम तरह के मुद्दे हैं। किसान की इतनी सेवा हमारी सरकारों ने किया है। आज किसान खुशहाल है और अखिलेश और इनकी पार्टी अपनी सेवा करती रही है, वह बुरी तरह हार रहे हैं, इसलिए वो बदहाल है। सांसद जी आए थे महेंद्रनाथ पांडे, तो आज किस तरह का कार्यक्रम था, क्या कुछ था? ऐसा है कि इस रेलवे गेट पर आज से 9 साल पहले एक अंडरपास का निर्माण होने जा रहा था और वहाँ जनता की बेहद मांग थी कि इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, जिससे कि इस एक अंडरपास से यह ट्रैफिक नहीं कंट्रोल हो पाएगी। तो माननीय मंत्री जी उस समय सांसद थे और उन्होंने वादा किया कि हम यहाँ पर डबल, एक आने के लिए और एक जाने के लिए रेलवे अंडरपास बनवाएंगे। और उसी समय उन्होंने उसके लिए प्रयास किया था और एक तरह से संस्तुति हो चुकी थी। तो आज 4.5 करोड़ की लागत से यहाँ पर रेलवे अंडरपास जो बन रहा है, ये रसूलगढ़ 22A जो है रेलवे फाटक है, उस पर जो दूसरा एक अंडरपास बन के तैयार हो चुका है, ये दूसरा अंडरपास जो बन रहा है उसका माननीय विकास पुरुष डॉक्टर महेंद्र पांडे जी ने और माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल की उपस्थिति में उसका शिलान्यास किया। अभी एक साइड बना हुआ अंडरपास, उसके तकनीकी खामियां हैं, पानी निकलने का साधन है, 6-6 महीने पानी का जमा होता रहता है। हाँ, जो लापरवाही इंजीनियरों की, तो इस पे आप लोग क्या? नहीं, ऐसा है कि उसमें जगह सिलेक्शन में गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए इस बार रेलवे ने पूरा इस चीज़ का ध्यान रखा है और पूरी रेलवे की जगह लेकर के दोनों तरफ से 80 मीटर एक तरफ, 80 मीटर एक तरफ, वो ऊपर से टिन शेड देंगे और सीमेंटेड दीवार देंगे, जिससे कि पानी न बाहर से आ सके और पीछे से पानी निकालने का साधन बनाएंगे। इन्होंने पूरा इसको हमको डिस्प्ले करके बताया है। और चूँकि ऑलरेडी 80 मीटर ऊपर से छाजन रहेगा और अगल बगल से दीवार रहेगी, तो पानी आने के चांस कम रहेगा। क्योंकि वहाँ पर जो उस तरफ बना है, वहाँ पर सामने उस तरह की रोड भी नहीं है, उस तरह आगे हम लोग उस पर सेट भी नहीं दे सकते थे। तो एक तरीके से वह कहिए कि वो टेक्निकल फॉल्ट है जो बना, लेकिन वो भी चलता रहेगा और ये भी चलता रहेगा, ये भी बन जाएगा और ये हमको लगता है कि 3 से 4 महीने में ये भी अंडरपास बन करके तैयार हो जाएगा। आज एक अंडरपास बनाया गया, दूसरे का शिलान्यास हुआ है जी, तो इस पर आप क्या करना चाहेंगे? आज मंत्री जी भी आए थे और विधायक जी भी आए थे। देखिए, सबसे पहले तो हम अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो और हम लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को मोदी जैसे नेता मिले हैं।
आज से 10 साल पहले इस अंडरपास का जो है उद्घोषणा किया गया था और एक बनाया गया, लेकिन उसमें कुछ ड्राइंग में खामी रही, जिसकी वजह से वो काम अधूरा छूट गया था। बाद में काफ़ी प्रयास लोग किए। हम अब जब जीते पार्षद बने तो मेरा पहला टारगेट ये था, उसमें बारिश पानी लगी हुई थी, मैं अपने पैसे से मोटर वोटर मंगवा के पानी निकलवा के चालू किया। लेकिन कई बार होने के बाद मैं डीआरएम साहब से मिला, उनको मैंने ज्ञापन दिया, कई बार दौड़ा, फिर मैंने ज्ञापन जो सारे मंत्रालय में भेजा। उसके बाद फिर इसकी फाइल ओपन हुई और मैंने माननीय सांसद जी से भी इसकी शिकायत किया था कि आपने जो कहा था वो बना नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम जो इसका संज्ञान लेके करवा रहे हैं। तो नई ड्राइंग बनी है, 80 मीटर रोड से 80 मीटर अंदर आकर जो है अंडरपास बनेगा और इसकी जल निकासी के लिए ऊपर थोड़ा शेड बनेगा। शेडेड होने के बाद नीचे एक कूप टाइप का बना के पानी निकालने के लिए उसमें मशीन लगेगा। एक सिरा उसका और जोड़ा जाएगा जो नाले में जाएगा, मतलब पानी इसमें रुकेगा नहीं। ये पूरा जो है पूरा साइंटिफिक तरीके से इसकी ड्राइंग की गई है जल निकासी के साथ। जो पहला अंडरपास बना उससे काफी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। आप कब तक अपने पैसा लगा के अपने लोगों को लगा के सफाई करवाते रहे? उसके लिए अपने कोई नहीं, उसके अब ये जब बन रहा है इसके साथ साथ उसकी भी जल निकासी की व्यवस्था इसी के साथ की जाएगी। इसका जो जल निकासी होगा वो सीधे जो नाला है उसमें उसको कनेक्ट किया जाएगा कि यहाँ पानी जो भी हो निकल जाएगा। एक्चुअली उसमें अभी तक वो काम पूरा हुआ नहीं, शेड कंप्लीट नहीं होने की वजह से बरसात का पानी उसमें चला जाता है। अभी उसमें वालिंग बाकी है। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई कि रेलवे की ज़मीन जहाँ तक थी उन्होंने काम किया, ढाल पूरा मेंटेन नहीं हो पाने की वजह से काम अधूरा छूट गया था, क्योंकि आगे एक जो है नंबर की ज़मीन आ गई थी, इसलिए उसका काम रोक दिया गया था। अब ये बनने के बाद फिर उसको इस चीज़ में मिलाया जाएगा।